आपको मैं स्वागत करता हूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम संदर्भ में आपसे मिलने का मौका मिला। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करेगा। 1953 में ओल्ड पेंशन स्कीम थी, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। 22 तारीख दिसंबर 2003 ऑर्डिनेंस माध्यम से भारत सरकार एनपीएस लाई, एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। कर्मचारी का तनख्वाह में से डिडक्शन करना और सरकार का कंट्रीब्यूशन वो मार्केट में इन्वेस्ट करना। वो मार्केट का जो इनकम मिलेगी वो इनकम पेंशन माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने का नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 से इम्प्लीमेंट किया। बाद में इसका विपरिणाम ये थी, 17 साल 18 साल सर्विस करे के बाद भी जब कर्मचारी रिटायरमेंट सुपरएन्युएशन में रिटायरमेंट लिएगा, वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन नहीं थी। ये संदर्भ में जब भारत सरकार पेंशन रिव्यू कमेटी टीवी सोमनाथन जी का नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट किया, कमेटी के सामने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन एवं जेसीएम नेशनल काउंसिल, मैं जेसीएम नेशनल काउंसिल का लीडर हूँ, बीसी शर्मा जेसीएम नेशनल काउंसिल का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है। हम सोमनाथन कमेटी के सामने विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया नया पेंशन स्कीम का नेगेटिव इम्प्लीकेशंस और कितना नुकसान हो रहा है, गारंटीड पेंशन नहीं मिलती, ये हम एक्सप्लेन किया। ये संदर्भ में हम उदाहरण भी कोट किया। जो कर्मचारी डिफेंस में 17 साल नौकरी किया, सुपरएन्युएशन माध्यम से रिटायर हो गया, नया पेंशन मिली 4,900 एनपीएस स्कीम पे। इस हम 3 उदाहरण दिया। ये एनपीएस ये नो पेंशन स्कीम है, ये सोशल जस्टिस करने में विफल हो गई, ये स्कीम रद्द करना चाहिए। ये एनपीएस अबॉलिशन इश्यू पे हम संघर्ष भी किया। 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान में एक महाप्रदर्शन भी किया, भारत सरकार को अल्टीमेटम भी दिए, बाद में हड़ताल का नोटिस सर्व करने का निर्णय भी लिए। सरकार रिक्वेस्ट की डेफर करो, टाइम दो, वहाँ टाइम दिए। 15 तारीख जुलाई 2024 चेयरमैन पेंशन रिव्यू कमेटी सोमनाथन जी का इन्विटेशन मिली, हम गए, हम डिस्कशन किया। वो टाइम पे एक ब्रॉड अग्रीमेंट आ गई, टोटल अग्रीमेंट है, ब्रॉड अग्रीमेंट आ गई। तनख्वाह में आधा, रिटायरमेंट टाइम पे जो तनख्वाह है, तनख्वाह में आधा देने का गारंटी प्लस डियरनेस अलाउंस देने का, महंगाई भत्ता भी देने का एक अंडरस्टैंडिंग पे हम आ गए। और जब सर्विस पे कम भी है, मिनिमम गारंटीड पेंशन अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया प्लस डीए, ये भी एग्री किया। और फैमिली पेंशन, पेंशनर का डेथ के बाद में परिवार के पेंशन के लिए फैमिली पेंशन भी पेंशनर का पेंशन में 60% देने का भी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गई। और कमेटी ने इंसिस्ट किया 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। जब 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेगा, वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा, मीन्स 12 महीने का तनख्वाह लेके एवरेज करके उसमें आधा देने का एक प्रपोजल चेयरमैन से आया। हम इंसिस्ट किया ये 20 साल करिए, लेकिन
24 तारीख अगस्त कैबिनेट निर्णय और JCM स्टाफ साइड का मीटिंग भी हुआ प्रधानमंत्री जी से। वो मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट भी किया भारत सरकार, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल फिक्स किया। ओवरऑल टोटलिटी जब हम असेसमेंट करेंगे, गारंटीड पेंशन मिली, डिफाइंड पेंशन मिली, गारंटीड फैमिली पेंशन मिली और गारंटीड मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस DA भी मिली। मीन्स मैं स्वागत करता हूँ UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वागत करता हूँ। लेकिन जो है इसमें त्रुटियां हैं वो रेक्टिफाई करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का। ये संदर्भ में आपका माध्यम से मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल ये रिड्यूस करके 20 साल करी है। कारण रिक्रूटमेंट पॉलिसी पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में नोटिफिकेशन निकलेगी 2019 में, वास्तव में रिक्रूटमेंट होगी 2023 में। उदाहरण रेलवेज में 1/2019 एम्प्लॉयमेंट नोटिस, भारत सरकार रेल मंत्रालय ने नोटिस इश्यू किया 2,30,000 वैकेंसी भरने के लिए 2019 में, लेकिन पैनल निकली मई 2023 में। जब 2019 में जब कर्मचारी बिलो 33 है एज में, बिलो 28 साल है, वो एलिजिबिलिटी था, वो अप्लाई किया, लेकिन अपॉइंटमेंट तारीख में वो कर्मचारी का एज 37 बन गई, 38 आ गई। जब 25 साल सर्विस कैसा फुलफिल करेगा? ये कैंडिडेट का गलती नहीं है, सरकार का रिक्रूटमेंट पॉलिसी में डिफेक्ट है। वही कारण से NFR की डिमांड है ये 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके 20 साल करने से जो लोग ओपन मार्केट से आए 60 साल पूरा करने तारीख तक 20 साल सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेंगे। इससे तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन वो रिटायरिंग कर्मचारी को मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये अमेंडमेंट लाना चाहिए। ये है हमारा डिमांड, NFR का डिमांड, ये भारत सरकार के सामने हम रखेंगे। मैं कल ही मैसेज दे दिया, ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, ओल्ड पेंशन स्कीम में नॉन कंट्रीब्यूटरी 1 रुपया भी कर्मचारी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी। गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा थी। 2004 जनवरी से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का तनख्वाह से हर महीना भी डिडक्शन करते, 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन, वो 24% पैसा PFRDA माध्यम से मार्केट पे इन्वेस्ट करते। जब मार्केट डूब जाएगी ये कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें क्या है? अनगारंटीड स्थिति आ गई। मैं उदाहरण कोट किया 2-3 केसेस अभी। ये कंट्रीब्यूशन का बावजूद भी गारंटीड पेंशन नहीं है, ये समस्या थी। ये समस्या पूरा ख़त्म करने के लिए हम डिमांड किया। ये संदर्भ में क्या किया अभी, लेकिन रिटायरमेंट टाइम पे NPS स्कीम में प्रोविज़न दिया 10%, 14%, जब 24% जब इन्वेस्ट करेंगे वो एन्युटी पैसा में 60% रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी को पेमेंट करने का प्रोविज़न है। 60% में 4 लाख मिलेगी, 8 लाख मिलेगी, गारंटी तो नहीं है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एन्युटी पेमेंट का वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया।
वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया। लेकिन हम डिमांड किया, जब मेरा कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट किया हर महीना, मेरा कर्मचारी रिटायरमेंट टाइम पे उसे हाथ में थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। आप खाली हाथों से घर भेजने का गलत है। हम बोल के पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स में मैं ये रिकॉर्ड करके अमेंड करके दे दिया। वो पॉइंट पे अभी भारत सरकार क्या की, लमसम कैश पेमेंट नाम पे, अंग्रेजी में बोलते लमसम कैश पेमेंट नाम पे तनख्वाह में 10%, 6 महीने का एवरेज तनख्वाह में 10% वो सर्विस, टोटल सर्विस का हम कैलकुलेट करके लमसम कैश पेमेंट रिटायरमेंट तारीख पे पेमेंट करेगी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये डिविजन आया। मेरा कहना क्या है, ये 1/10 आप बोले, इसमें लिखे आप भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा 1/10 ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स पे प्लस DA एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएन्युएशन। जब 20,000 रुपया पे है, DA 10,000, 30,000, 30,000 में 10% बोलकर 3,000, 6 महीने को 3,000, साल में 6,000 होगी। जब 25 साल भी ये 6,000 में मल्टीप्लाई करिए, 5 लाख भी नहीं मिलेगी। वही कारण से हम NFR भी डिमांड किए, ये 1/10 मॉडिफाई करके 1/4 करिए, 1/4 करिए। ये भी हमारा मेन डिमांड है। UPS चाहिए, UPS में डिफाइंड गारंटीड पेंशन दिया, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। ये भी हमारा दूसरी पॉइंट भाई आपका माध्यम से मैं सरकार को डिमांड करता हूँ, ये लमसम पेमेंट 1/10 को रिप्लेस करके 1/4 करिए। इससे क्या होगा, फुल जस्टिस कर्मचारी को मिलेगी। वो 30 साल 32 साल निष्ठा से काम करता, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स का परिधि में काम करता, DR फेस करता, फील्ड में काम करता, ऑन ड्यूटी में भरता, ये सभी फैक्टर लेके आप ये 1/10 को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/4 से। ये NFR का मेन डिमांड है। तीसरी डिमांड, पुराना पेंशन स्कीम में जब पेंशनर का एज 80 साल आया, एडिशनल पेंशन मिलेगी। कारण जब उम्र बढ़ गई, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जटिल बनेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपेंडेंसी, ये इम्पैक्ट ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट रहेगी। वही कारण से पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन भी ये एडिशनल पेंशन का कंसेप्ट लाई, भारत सरकार मान ली है। NFR का डिमांड है UPS में भी जब 80 साल एज आया, वो पेंशनर को एडिशनल पेंशन जो OPS में दिया, वही सिस्टम इधर भी लागू करिए। चौथा पॉइंट, हर 10 साल को एक दफ़ा पे रिविजन होगी। 5th पे कमीशन में पे रिविजन 96 में किया, 6th में 2006 में किया, 7th में 2016 में किया। जब पे रिविजन किया, ऑटोमेटिकली पेंशन भी रिविजन किया। पिछले 40 साल से ही चल रहा है। हमारा डिमांड है अगले पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जनवरी 2026 से नया पे स्ट्रक्चर जब आएगी, ये पेंशन का भी रिवीजन चाहिए। इससे पहला किया वही परंपरा कंटिन्यू करिए। ये है चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने रखने के लिए मैं आपके सामने आ गया। अभी आपको कुछ भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, मैं क्लैरिफाई करेगा। इसके साथ साथ में जब मैं BC शर्मा जी, गुमान सिंह जी, भटनागर जी अब मिले थे,
प्रधानमंत्री जी से 24 तारीख अगस्त, वो दिन NFIR का नोट 23 तारीख अक्टूबर 23 25 तारीख अक्टूबर 23 हम एक प्रपोजल बना के जो नरेंद्र मोदी जी को भेजे थे, माननीय प्रधानमंत्री को, 7 सेंट्रल पे कमीशन वेज रिवीजन के लिए क्या रेकमेंड किए। 8.5 साल हो गया, मार्केट का स्थिति और डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला भारत सरकार मान ली। वो डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला लेके एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे, ये लोग नॉर्मल जीवन चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये फार्मूला बेसिस पे हमारा केंद्र कर्मचारी को मिनिमम तनख्वाह 32,500 मिलना है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स फैक्चुअल है, शिमला से हम फैक्ट्स ले लिए, वो बेसिस आप बनाए। आर्कराइड फार्मूला आप डिज़ोन नहीं कर सकते। आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे आप 2016 जनवरी से नया पे मैट्रिक्स दे दिए। ये पेपर प्रधानमंत्री को दिए, 24 तारीख अगस्त पुनः नरेंद्र मोदी साहब को दिए। हम रिक्वेस्ट किया, इसमें हम डिमांड किया यही सेंट्रल पे कमीशन जल्दी से कॉन्स्टिट्यूट करिए और मिनिमम पे 18,000 का आज का तारीख में मिनिमम पे वो रिवाइज करना पड़ेगा। 32,500 हर महीना ये रिवाइज करना पड़ेगा। इसका साथ साथ में हम ये भी दिए मार्केट का रेट, अनाज का रेट, गेहूं का रेट और कितना पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, पूरा अनेक्चर ये भी हम तैयार करके दिए। वो कापी भी भाई आपको मिलेगी, आप भी ये परिशीलन कर सकते। ये भी आप प्रोजेक्ट करने से हम आपको ज़रूर धन्यवाद करेंगे। इसमें मेन पॉइंट है यही सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करिए, मिनिमम पे रिवाइज करिए। और तीसरी मेन इश्यू आपका सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो है रेलवे संबंधित समस्या। भारतीय रेल में रेल कर्मचारी जंगल स्टेशंस में, रोड साइड स्टेशंस में जनावास न है, डॉक्टर न है, स्कूल न है, लाइफ न है। वहाँ हमारा कर्मचारी टनल्स में, गुलाइस में काम करते रहते। ये गाड़ी चलाने के लिए 22,000 गाड़ी हर दिन प्रतिदिन चलती नॉन स्टॉप। आमदनी बढ़ गई और ऑपरेटिंग रेशियो भी हम इम्प्रूव किया, लेकिन जो हमारा समस्या है, समस्या सॉल्व करने में रेल मंत्रालय विफल हो गई। उदाहरण, लोको पायलट कैटेगरी किलोमीटरेज में 70% टीए एलिमेंट है। इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली लिखा है टीए नॉट लाइबल फॉर इनकम टैक्स, क्लियरली दिया। लेकिन मेरा लोको पायलट का तनख्वाह से आज भी इनकम टैक्स वसूल कर रहे, गलत है। ये 2 दफ़ा पॉइंट आउट किया सीआरबी रेलवे बोर्ड, 2 चिट्ठी लिखा सीबीडीटी चेयरमैन को, आज तक वहाँ से जवाब नहीं आई। ये पेपर भी कल माननीय प्रधानमंत्री को 24 तारीख हम दे दिए। ये मेन इशू है। दूसरी इशू है, पिछले 4 साल में 19,000 किलोमीटर नया पट्टी निर्माण किया, नया वर्कशॉप निर्माण किया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 90% से ज़्यादा कंप्लीट किया, टीआरडी एसेट्स निर्माण किया और वंदे भारत रेक मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंटली हमारा कारखाना तैयारी करना शुरू किया। लेकिन एक नया पोस्ट भी सैंक्शन नहीं किया भारतीय रेल में, कारण वित्त मंत्रालय का बैन, वित्त मंत्रालय बैन लगा दिए।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्सप्लेन किया, रेलवे का वर्किंग कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिक है, सेफ्टी ओरिएंटेड है, ये बैन रद्द करना पड़ेगा। ये भी हमारा नोट में मैं आपको दिया, आप वो भी कवर कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट रेलवे रिलेटेड इश्यू में, जब मेरा स्टेशन मास्टर सिक रिपोर्ट किया, वीकली रेस्ट लिया, अर्नड लीव लिया, स्टेशन मास्टर प्लेस में लोअर ग्रेड स्टेशन मास्टर काम करता, वो कर्मचारी को हायर ड्यूटी वो शोल्डर किया, वही कारण से अप्रिशिएटिंग अलाउंस मिलती। लेकिन जुलाई 2017 से ये अप्रिशिएटिंग अलाउंस का ये पॉलिसी भारत सरकार रद्द कर दी। इससे क्या हो गया, मेरा कर्मचारी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करके काम करेगा, जब गलती हो गई उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हायर जॉब शोल्डर किया उसे अप्रिशिएटिंग अलाउंस नहीं मिलती। ये 50 कैटेगरी में ये समस्या है भारतीय रेलवे। ये भी हम पॉइंट आउट किया, रेल मंत्रालय एग्री कर लिए, लेकिन DOPT रिजेक्ट कर दिया। रेल मंत्रालय को ताकत है भारत सरकार को बोलने के लिए, ये रेलवे का वर्किंग कॉम्प्लेक्स है, जब एक व्यक्ति ड्यूटी को नहीं आया उसका जूनियर ड्यूटी करना पड़ेगा, जब जूनियर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करेगा उसे हायर तनख्वाह मिलना चाहिए। ये बोल के कन्विंस करने में रेल मंत्रालय विफल हो गई। ये पेपर भी BC शर्मा स्वामीनाथन जी को, प्रधानमंत्री जी को 24 तारीख अगस्त दे दिया। ये तीसरी इश्यू है। और रेलवे रिलेटेड में चौथा इश्यू है, लोको पायलट को लीव नहीं मिलती, असिस्टेंट लोको पायलट को लीव नहीं मिलती, कारण गाड़ी डिसलोकेट हो जाएगा, गाड़ी चलाना पड़ेगा। सेक्शन कंट्रोलर को लीव नहीं मिलती, स्टेशन मास्टर को लीव नहीं मिलती। मैं बोला ठीक है, लीव आप नहीं दे सकते, कारण क्या है, रेलवे सिस्टम इतना क्रिटिकल सिस्टम है, गाड़ी तो चलना पड़ेगा, लेकिन जो लीव वो कमाया लीव तो अकाउंट करो। आप 300 दिन लीव सीलिंग लगा दे के आप वो लीव अकाउंट नहीं कर रहे, गलत है। ये लीव अकाउंट करो, हमको ज़्यादा लीव एनकैशमेंट नहीं चाहिए। लीव एनकैशमेंट 300 दिन को परिमित करिए, लेकिन अकाउंटिंग तो करिए। रेल मंत्रालय मान लिए, DOPT से जवाब आ गया, नहीं आप एनकरेज करो, कर्मचारी को लीव लेने के लिए बोलो, लेकिन रेल मंत्रालय नहीं करती। ये समस्या आज तक सॉल्व नहीं किया। ये रेलवे बोर्ड का फेल्यूर है। अभी आपके सामने रखा, मैं प्रधानमंत्री जी को और ये कैबिनेट सेक्रेटरी डिजिग्नेट स्वामीनाथन जी को भी ये लिखित पूर्वक हम दे दिए। ये है ब्रॉड पॉइंट्स मैं आपके सामने रखा। धन्यवाद।